हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और सर जी, आज देखो हम सौभाग्य से नया जो सब्जेक्ट है मैथ्स ऑप्शनल का वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर जी, सब्जेक्ट है अपना वेक्टर कैलकुलस। जी हाँ, वेक्टर कैलकुलस। सर जी, सब्जेक्ट अपना छोटा सा ही है और इसमें से हर साल क्वेश्चन बड़ा ही आसान आता है। आप देखेंगे तो ये एक तरीके से सर ये सब्जेक्ट जो है हमारे लिए बोनस की तरह काम करता है। कैसे? समझना बहुत आसान है, बहुत इजी अपना ये टॉपिक है और क्वेश्चन आना ही आना है। तो सर आप ये मान के चलें, ये वो मुर्गी है जो सोने का अंडा दे के जाएगी आपको। ठीक है सर जी। तो वेक्टर कैलकुलस हम लोग करेंगे। अच्छा, टारगेट ऑडियंस क्या है इस जो कोर्स है उसके लिए? एक तो अपने यूपीएससी वाले साथी जो यूपीएससी 2021 या 2022 को टारगेट कर रहे हैं, वो तो सर जी हैं ही अपने, है ना, वो कोर्स को ज़रूर देखें। और सर जी कौन है अपना जो है टारगेट ऑडियंस? जो बच्चे बीएससी में हैं या बीए कर रहे हैं मैथ ऑनर्स से, उनके फर्स्ट ईयर में जो है बहुत से बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर में ही आ जाता है ये, और बहुत से के सेकंड सेमेस्टर में आता है। तो जिनका सेकंड सेमेस्टर में आएगा सर जी, उनके तो मजे हो गए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के तो एग्ज़ाम अभी होंगे आप लोगों के, फर्स्ट के ही हुए हैं। तो वो भी लोग जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और बाकी हर वो बच्चा जो वेक्टर कैलकुलस सीखना चाहता है, वेक्टर कैलकुलस जिसका इंटरेस्ट है और जिसको रिवाइज भी करना है, इनफैक्ट वो भी देख सकता है। सर जी कोई मसला थोड़ी है रिवाइज करने में। तो देखें जी, ये अपने कुछ प्रमुख टॉपिक हैं जो यूपीएससी के करिकुलम में लिखे हुए हैं, और हम लोग भी जो है सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे वन बाय वन। पहला जो अपना टॉपिक है वो है सर वेक्टर एंड स्केलर। तो हम ये समझेंगे कि वेक्टर और स्केलर में सर मसला क्या है ना, इनमें क्या फ़र्क है और कैसे हम लोग पहचानते हैं क्या वेक्टर है क्या स्केलर है। पूरी रामायण करेंगे आज का। इनफैक्ट जो ये सेशन रहने वाला है सर वो इसी टॉपिक पे रहने वाला है, वेक्टर एंड स्केलर। तो देखो, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं ना, एक टेंटेटिव जो है ये पूरा जो कोर्स है इसको हम लोग देंगे अराउंड 30+ आवर्स। इतने जो है हम इसको टाइम देंगे ही देंगे, और उतने में ये कवर हो जाएगा बड़े आराम से, बड़े डिटेल में। तो आप देख सकते हो सर, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने करवाया हुआ है वेक्टर कैलकुलस, बट अपने साथ खास बात क्या है सर जी, एक तो बिल्कुल आराम से करते हैं अपन लोग और बिल्कुल डिटेल में करते हैं। ऐसा नहीं होगा मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, टॉपिक समझने में कोई मसला हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। ये आप इनफैक्ट 2-4 पुरानी वीडियो देख के जो है वेरीफाई कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक। और बाकी जो आपके साथीगण हैं जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 या 2022 जिनका टारगेट है, आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। देखो, अपना जो चैनल है अभी थोड़ा सा समझ रहे हो ना सर जी, हल्के स्टेज में, सब्सक्राइबर आपको दिख ही रहे होंगे, तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, बाकी तो कुछ नहीं है। जितना हो सके आप लोग इसको शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझने में कोई मसला रहता है या मेरे समझाने में कोई इशू है तो आप मेरे को वो फीडबैक में भी बता सकते हैं। और सर ये नंबर है 93-101-72405। इस पे जो है आप मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, टेलीग्राम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी इशू रहता है तो आप इस पे मेरे को जो है वो पूछ सकते हो, या कुछ फीडबैक देना है या कुछ आपने जो है सजेशन देना है तो आप इस नंबर पे दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। तो यहाँ पे जो है देखो, सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर एंड स्केलर कि ये वेक्टर और स्केलर का सर मसला क्या है। उसके बाद हम चलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फील्ड, कि किसी वेक्टर फील्ड का डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है। ये मैंने क्या एज इट इज़ छाप दिए हैं यूपीएससी के सिलेबस से उठा के जो टॉपिक है। ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, वेक्टर की आइडेंटिटीज़ क्या हैं, वेक्टर इक्वेशंस किस तरीके से सॉल्व करी जाती हैं, और ज्योमेट्री में क्या एप्लीकेशंस हैं वेक्टर की, और कर्वेचर एंड टॉरिसन क्या रहता है, सेरेट फेरनेट थ्योरम क्या है, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम क्या है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सर ग्रीन आइडेंटिटीज़ है ना, ये भी थ्योरम है तो इसको भी देखेंगे हम। ग्रीन आइडेंटिटीज़ जो है यहाँ से सर क्वेश्चन आने के चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा। तो सर जी इन दो टॉपिक से जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, इनफैक्ट आते भी इन्हीं से ही है मोस्टली जो है। बट अब ऐसा नहीं है कि अब इन्हीं से आते हैं तो आप बाकी सबको नेगलेक्ट करते हैं, सर ऐसा नहीं है। पढ़ना सभी अपन ने जब सिलेबस में है तो मैंने कोई कलाकारी नहीं दिखाई है, वो मैं बताता रहा हूँ। यूपीएससी का जो था सिलेबस सीधा छाप दिया यहाँ पे एज इट इज़। अब सर बात आती है बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, तो सर आप कौन सी फॉलो करोगे उसका तो देखो मैं बता नहीं सकता। मैं कौन सी फॉलो करता हूँ मैं आपको वो ज़रूर बता सकता हूँ। बुक फॉलो करने में ना सर आपको जो क्राइटेरिया ध्यान रखना चाहिए वो कुछ बातें जो आप ध्यान में रखा करो हमेशा। कोई भी बुक सेलेक्ट कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट की, वेक्टर कैलकुलस ही नहीं,
आप फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, किसी में भी आप बुक सेलेक्ट कर रहे हो, पर ये ज़्यादातर पॉइंट उन सब्जेक्ट से लिए हैं जो एनालिटिकल हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्टों के लिए ना, जहाँ पे अपने को समझना पड़ता है थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट को। तो आप सर ऐसी बुक चूज़ करा करें जिसकी लैंग्वेज आपको समझ आ रही हो। पहली बात, आसान शब्द इस्तेमाल किए हों, भारी भरकम अंग्रेजी का इस्तेमाल ना हो, जैसे ICSE बोर्ड वाले बच्चे करते हैं। समझ रहे हो सर जी बात को। दूसरा, कंटेंट सर उसके अंदर अच्छा होना चाहिए, गुड नंबर ऑफ आपके एग्जाम्पल होने चाहिए, लाइक 10 एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल हर एक टॉपिक पे, और हो सके तो प्रीवियस ईयर उसके अंदर हो ना हो तब भी कोई मैटर नहीं करता, बट सर एग्जाम्पल बहुत मैटर करते हैं। एक्सरसाइज होना चाहिए अच्छा सा और दमदार एक्सरसाइज हो, ऐसा बुक जो आप कंसिडर करा करें। तो मैं जो है सर आपको 2 बुक जो है वो कंसिडर करके आपको पूरा का पूरा ये मसला जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। कौन कौन सी सर 2 बुक फॉलो कर रहा हूँ मैं। एक तो अपनी कृष्णा सीरीज़ की बुक जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। कृष्णा सीरीज़ फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे कृष्णा सीरीज़। एक तो ये बुक जो है वो फॉलो कर रहा हूँ, और सर जी दूसरी अपनी बुक है वो भी बड़ी फेमस है अपनी शॉम सीरीज़ की, जो है वेक्टर कैलकुलस। आप जानते होंगे सर शॉम भैया को भी, तो पूरी सीरीज़ चलती है उनकी, तो अलजेब्रा की आपने फॉलो करी होगी। तो वेक्टर कैलकुलस के लिए हम लोग शॉम सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं और एक कृष्णा सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं। बाकी सर आपके ऊपर है, आप एस चंद की बुक भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, अपनी मर्जी है ये, है ना। सारी बुक देखो बढ़िया है, सारी बेकार हैं, डिपेंड करता है सर आप किसके साथ कंफर्टेबल फील करते हो, आपकी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी किस ऑथर की ब्रेन की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करती है। समझ रहे हो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो सर जी वैसे कोई मसला नहीं है, सिलेबस आपके पास हो गई। तो देखो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे अभी, वेक्टर एंड स्केलर जो टॉपिक है ये पूरा हम देखेंगे। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स है, एक तरीके से आप ऐसा समझ के चलें। इसमें हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, स्केलर के बारे में बात करेंगे, स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा लाइक एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, बहुत सारी बातें हैं, सब देखेंगे 1 बाय 1 विद गुड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, जिससे अपने को सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। सर जी देखो वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, इनका बेसिक आइडिया ले लेते हैं और फिर इन पे सर कुछ क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन में क्या मैं आपको समझाता चलूँगा सर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या बताती है। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आती है ना इसके एग्जाम्पल में सर, कुछ फिजिक्स की हैं, कुछ केमिस्ट्री की हैं। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो सर आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं सर जी अपन बैठे हैं, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बस आप वीडियो देखें और थोड़ा सा जो है फोकस मोड में आ जाएं, तो आपको चीज़ें बड़े आराम से सर समझ आएंगी। पहले देखिए जी वेक्टर की तारीफ क्या है, कहता है फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड बोले तो सर अपनी भाषा में वैल्यू, जिनकी वैल्यू तो है कुछ लाइक 10, 20, 30 कुछ भी वैल्यू है, लेकिन डायरेक्शन भी है साथ में। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर होगी और मुझे वेक्टर क्वांटिटी बतानी है तो मुझे 2 बातें बतानी पड़ेंगी, मुझे उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी और मुझे उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अब सर जी बात कुछ हजम हुई नहीं कि इसको हम बताएंगे कैसे, या ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ है जो वेक्टर है। अच्छा अभी आप ये समझो वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक ही से आपको दोनों मसले आपके जो है वो सुलझा दूंगा एक ही एग्जाम्पल से ना। स्केलर देखो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर ऐसी क्वांटिटी हैं जिनका सिर्फ वैल्यू रहता है, जिनके पास सिर्फ वैल्यू रहती है, वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ वैल्यू है। अब सर जी डिस्कस कर लेते हैं, देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं और एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको इनके बीच का डिफरेंस। एग्जाम्पल है सर स्पीड। आप कहते हैं कि मैं 25 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, चलो गाड़ी छोड़ो बाइक मानते हैं, भी हम नौजवान हैं तो नौजवान बाइक चलाते हैं ज़्यादा। आप कहते हो सर कि मैं 70 की स्पीड से बाइक चला रहा हूँ। आपने ये बताया कि आप 70 की स्पीड से बाइक चला रहे हो, लेकिन सर आपने ये नहीं बताया आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। समझ रहे हो पॉइंट। 70 की स्पीड से बाइक चलाना इज स्पीड, दैट इज स्केलर। आपने सिर्फ ये बताया कि वैल्यू क्या है 70 की। समझ रहे हो बात। दूसरा एग्जाम्पल सुनना, मतलब मेरा वो सुनना सेंटेंस, फिर हम डिस्कस करते हैं। मैं 70 की स्पीड से बाइक चला रहा हूँ और मैं जो है वो दिल्ली से हरियाणा की तरफ जा रहा हूँ। समझ गए सर फ़र्क। मैं 70 की स्पीड से दिल्ली से हरियाणा की तरफ जा रहा हूँ। दूसरा स्टेटमेंट क्या था,
मैं 70 की स्पीड से बाइक चला रहा हूँ। 70 की स्पीड से बाइक चलाना इज अ स्केलर, बट 70 की स्पीड से दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाना इज अ वेक्टर। क्यों? क्योंकि जब आप 70 की स्पीड से भी जा रहे हो, आप डायरेक्शन भी बता रहे हो कि मैं दिल्ली से हरियाणा जा रहा हूँ, या दिल्ली से पंजाब जा रहा हूँ, या दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रहा हूँ। समझ रहे हो सर बात को? तो ये फ़र्क है दोनों में। सर कुछ और देखें ज़रा, टाइम। एक एग्जाम्पल है सर अपने पास, टाइम। आपसे कोई पूछता है जी टाइम क्या हुआ है भाई साहब, आप कहते हैं जी 2:15 हो रहे हैं या 3 बज गए हैं। क्या सर आप कभी ऐसे कहते हो भाई साहब 3 बजे हैं नॉर्थ वेस्ट में? नहीं कहते ना सर जी। समझ रहे हो आप एग्जाम्पल? आपसे कोई पूछता है जी भाई साहब टाइम क्या हुआ है, आप कहते हो जी 3 बजे है। क्या आप कभी ऐसे बोलते हो कि 3 बजे है भैया नॉर्थ वेस्ट में, 3 बजे साउथ ईस्ट में? नहीं बोलते ना। इट मीन्स टाइम के पास सिर्फ क्या है, वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है। टाइम कैसा है जी, स्केलर है। समझ गए? ऐसे ही सर डिस्टेंस है, डिस्टेंस। आप कहते हो जी आज तो मैं 10 मीटर चला, तो स्केलर है। 10 मीटर चले हो, आप वैल्यू बता रहे हो 10 मीटर चला। अच्छा, वहीं पे एक 1.5 शाना आदमी आता है, वो कहता है कि मैं 10 मीटर दिल्ली से पंजाब की तरफ चला, तो वो क्या हो गया आपका, वेक्टर हो गया। 10 मीटर तो चला, साथ में भाई साहब डायरेक्शन भी बता रहा है कि मैं दिल्ली से पंजाब की तरफ चला। समझ रहे हो सर बात को, फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों में? अभी अपने पास एक है 12 जो है वो फिजिकल, 13 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। देखो वैसे पेपर में ये आता नहीं है इतना ऐसे फ़र्क करने को, बट सर मालूम होगा तो क्या है, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। बाकी हम लोग इस वेक्टर को जो ज़्यादा डिटेल है ना, या आप ये समझें इन क्वांटिटीज़ को हम ज़्यादा डिटेल में पता है कहाँ पढ़ेंगे? 2 सब्जेक्ट है ना आपके पास प्यारे प्यारे, स्टैटिक एंड डायनामिक्स, और अपने पास एक कौन सा सर, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, ऐसा मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। तो उनमें हम लोग इन क्वांटिटीज़ को ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। अभी क्या मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा, बट सर थोड़ा अगर कम समझ आए तो घबराने की बात नहीं है। कुछ ही दिनों में जब फिज़िक्स वाले सब्जेक्ट होंगे तो इनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस आपके साथ किया जाएगा, और जल्द ही स्टार्ट करेंगे सर हम फिज़िक्स के सब्जेक्ट भी। अब जो सोचा है, प्लान हमने बनाया हुआ है 2021 के लिए। तो सबसे पहला अपना टर्म है सर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इसकी तारीफ सुनना पहले। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है आप 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस ले लो, लाइक मैं कह रहा हूँ मुझे स्पेसिफिक हीट बताओ सर जी लोहे की, तो हमने लोहे का 1 ग्राम लेना है, हमें उसको हीट खिलानी है। हीट खिलाओगे, कब तक खिलानी है, जब तक उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज़ ना हो जाए। मान लो पहले टेम्परेचर था 25 डिग्री, आपने हीट खिलाई 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 खिलाई, टेम्परेचर हो गया 26 डिग्री, तो आपने जितनी भी हीट खिलाई उसको आप बोलते हो स्पेसिफिक हीट। अब मेरे को एक बात बताना, इस पूरी प्रोसेस में जो हम हीट खिला रहे हैं, क्या कहीं भी ये मैटर करता है आपने हीट साउथ वेस्ट में खिलाई, आपने हीट नॉर्थ वेस्ट में खिलाई, करता है क्या मैटर? नहीं। मैटर क्या कर रहा है, आपने कितनी हीट खिलाई, ये मैटर नहीं कर रहा किस डायरेक्शन में खिलाई। इट मीन्स स्पेसिफिक हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी। गॉट इट? वेरी गुड। अगला सर जी आ जाओ मोमेंटम। ये है ना तगड़ी चीज। मोमेंटम जो है ये क्या बताता है, मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी बॉडी में मोशन अगर कंटेन्ड है तो हम बोलते हैं जी मोमेंटम है। एग्जाम्पल के तौर पे 10 की स्पीड से अगर ट्रेन चलती है, 10 की स्पीड से बाइक चलती है, ट्रेन को रोकना सर ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। तो मोमेंटम आप ध्यान रख सकते हो सर, एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो भी मोशन से जुड़ी हुई क्वांटिटीज़ हैं ज़्यादातर सर वेक्टर हैं, कुछ स्केलर भी हैं, ऐसा बात नहीं है, हम देखेंगे सर। अभी आप समझे मोमेंटम एक वेक्टर है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं वेक्टर क्यों है। एक तो सर तरीका ये है कि आप इसको समझ लें डिटेल में तो आपको समझ आ जाए। दूसरा तरीका ये है, हमने देखा है कि जो मोमेंटम है सर वो वेक्टर के लॉज को फॉलो करता है, तो इट मीन्स वो वेक्टर है। भैया जो भी वेक्टर के लॉ को फॉलो करेगा वेक्टर ही हो गया, ऑब्वियस ही बात है। आगे चल के हम देखेंगे भी, ये शायद से टॉपिक भी हो सकता है हम डिस्कस करें स्टैटिक्स के अंदर, बाकी सर देख लेंगे जो भी है। अगला कहता है जी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या कहता है, वेक्टर की स्केलर, वेरी गुड स्केलर, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब है 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर।
बट डिस्टेंस को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता सर 100 मीटर किस डायरेक्शन में। गॉट इट। अगले पे आ जाओ जी। अगला है जी स्पीड। अभी मैंने बताया स्पीड और वेलोसिटी में ना बस डायरेक्शन का ही फ़र्क है। स्पीड स्केलर है, लाइक मैं 50 की स्पीड से बाइक चलाता हूँ, दैट इज स्पीड। मैं 50 की स्पीड से बाइक चलाता हुआ दिल्ली से अजमेर जा रहा हूँ, दैट इज वेलोसिटी। क्योंकि हमने वैल्यू के साथ साथ क्या बता दी सर जी, डायरेक्शन। इट मीन्स स्पीड इज अ स्केलर बट if we add direction to it then it becomes vector and that physical quantity known as velocity. very good। अगले पे आ जाओ सर जी। अगला क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। भारी भरकम शब्द आ गया भैया ये तो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है सर मैग्नेटिक फील्ड से। आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, दो चुंबक पास पास लाते होंगे, कभी वो दूर दूर भागती हैं, कभी वो चिपक जाती हैं, करा है ना सर जी। तो ये कुछ उसी से मिलता जुलती चीज़ है। आप ये समझे मैग्नेटिक फील्ड, आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाई भी होंगी बचपन में कि नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में चली जाती हैं। और हो सकता है आप ये साइंस और टेक में पढ़ते भी होंगे, अरे एरो उल्टा बन गया, कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में अंदर घुस जाती हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं। पढ़ा है सर आपने ये, कमेंट में बताना मेरे को साइंस एंड टेक के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में वैल्यू तो होती है कि उसकी क्या वैल्यू है, साथ में सर डायरेक्शन भी होती है कि कैसे जा रही है। तो कैसा है ये, वेक्टर है। आप मेरे को बताना क्या आप लोगों ने साइंस टेक में ये पढ़ा है। और देखो मैं जो हूँ वो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो आप लोग क्या साइंस और टेक मेरे से पढ़ना चाहते हो, आपने कमेंट करके बताना है। अगर सर जी ज़्यादा लोग कहेंगे तो साइंस और टेक की भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री जो है मैं पढ़ाता हूँ वैसे ऑफलाइन जो है, तो वो अपने को पूरा अच्छे से आता ही है। बाकी मैथमेटिक्स सर आप देख ही रहे हो, है ना। तो साइंस एंड टेक अगर आप बोलोगे तो कोई इशू नहीं है, हम वो भी करवा देंगे, लेकिन आप कहोगे तो, वरना मैथ्स ही चलेगा। चलो जी, वेरी गुड। आगे देखें सर, अगला है काइनेटिक एनर्जी। तो आप ये ध्यान रखना, दुनिया के अंदर कोई भी एनर्जी सर वेक्टर हो ही नहीं सकती। एनर्जी कैसी होती है, हमेशा स्केलर। लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, नाना प्रकार की एनर्जीज पाई जाती हैं, मतलब बहुत सारी होती हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी, आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, समझ रहे हो सर जी। कोई भी एनर्जी हो, कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी एनर्जी, आपने क्या दिखाना है उसको, स्केलर। एनर्जी की कभी भी डायरेक्शन नहीं होती। आप कहते हो मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, मैं पूरा फ्रिज उठा लूँ, बोलते हो ना। लेकिन क्या आप ये कभी कहते हो मेरे अंदर नॉर्थ वेस्ट में एनर्जी ज़्यादा है और मेरे अंदर साउथ ईस्ट में एनर्जी कम है, ऐसा नहीं बोलते। तो एनर्जी इज़ अ स्केलर। आगे सर आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इसी का भाई है। जो आपके चार्ज होते हैं, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ये बेसिक नेचर होता है कि वो अपने चारों तरफ फील्ड बनाते हैं। फील्ड यानी ये घेरा, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सर वेक्टर है अगेन। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज से तो चलती है और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती है, ऐसे ऐसे बनाते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड से है सर उनको याद होगा कि उन्होंने 11th 12th में ऐसी बनाई होंगी। जो नहीं है सर जी, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, मैं साथ साथ आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता ही जा रहा हूँ। इतना एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ कि पेपर में नहीं फंसोगे आप, या आपसे कोई ऐसे सवाल जवाब कर लेगा इन क्वांटिटीज़ पे तो नहीं फंसोगे, फिक्र मत करना, समझ रहे हो ना। ये बहुत कॉमन अपनी जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो डेली लाइफ में जो है वो दिख जाती हैं या फिर कोई पूछ लेता है। अगला है जी एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है सर तबाही, रैंडमनेस। होता है ना क्लास में बच्चे एक जगह टिक के नहीं बैठते, फैले रहते हैं इधर उधर, है ना, भटकते रहते हैं। रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। इधर उधर फैल जाना, एंट्रोपी। तो इधर उधर फैलने में कोई डायरेक्शन आती है क्या? ऐसा बोला जाता है कि भाई साउथ वेस्ट में ज़्यादा बच्चे फैल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं फैले। हम ऐसे बताते हैं भाई बच्चे फैले हुए क्लास में बहुत ज़्यादा, तो मतलब एंट्रोपी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा ऐसे होगा रैंडमनेस, फैले होंगे बच्चे दूर दूर, एंट्रोपी उतना ज़्यादा है। तो एंट्रोपी इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। एंट्रोपी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, है ना, बस फैल जाना, फैल जाओ एंट्रोपी बढ़ गया, वापस पैक हो जाओ एंट्रोपी कम हो गया। जैसे मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, गैस है, गैस, भाप, भाप है और बर्फ़ है, किसका एंट्रोपी ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा फैला हुआ रहता है? आप कहेंगे जी भाप। तो यानी गैस का एंट्रोपी ज़्यादा है और बर्फ़ यानी कि सॉलिड, उसका एंट्रोपी कम है। गॉट इट। आगे है सर जी वर्क।
तो वर्क भैया अपना स्केलर है ना। मैंने 20 जूल वर्क किया, मैंने 30 जूल वर्क किया। इनफैक्ट वर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल है जो बना तो वेक्टर से है लेकिन है खुद स्केलर। समझ रहे हो, इसको तो हम देखेंगे स्टैटिक्स के अंदर। वर्क का जो फॉर्मूला है उसमें वेक्टर की क्वांटिटी इन्वॉल्व है लेकिन खुद स्केलर है भाई साहब। तो कमाल की बात है, ये एग्जाम्पल भी है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर वेक्टर इन्वॉल्व है बट वो खुद जो है वो स्केलर है। आगे आ गया भैया फोर्स। तो ये तो आप जो है लिख लो, गांठ मार लो कहीं भी, सर दुनिया में कोई भी फोर्स है वो क्या है, वेक्टर। क्यों? फोर्स देखो क्या होता है भैया, धक्का मारना। आप किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, यही तो बात। लाइक फ्रिज है, फ्रिज मेरे को किसका आना है, आगे, आगे फोर्स लगाओ, डायरेक्शन है वहां पे कि मैं आगे फोर्स लगा रहा हूं और वैल्यू तो है ही मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं। समझ रहे हो, कोई भी फोर्स हो सर जी, सेंट्रीपिटल हो, सेंट्रीफ्यूगल हो, ये क्या कंफ्यूज करने के लिए नाम दे देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आपने देखना है फोर्स है, अच्छा जी फोर्स तो वेक्टर होगा, कोई भी फोर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, इसको बाकी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे वही फिजिक्स वाले सब्जेक्ट्स के अंदर, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे आ जाओ सर, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है वैसे इस टाइम इन्वायरमेंट में। टेम्परेचर कैसा लगता है सर आपको, स्केलर लगता है या वेक्टर लगता है? टेम्परेचर में क्या आप बताते हो कि जी नॉर्थ वेस्ट में 20 डिग्री बढ़ गया है, ऐसा नहीं ना। टेम्परेचर किसी जगह का एक टेम्परेचर है, कितना है जी, आप बोलते हो शरीर का टेम्परेचर कितना हो, 100 पहुंच गया तो सर जी बुखार है हल्का, 102 पहुंच गया थोड़ा माइल्ड फीवर है, 104 पहुंच गया आप बोलते हो हाई फीवर है। क्या आप ऐसे बताते हो? बॉडी में साउथ ईस्ट में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, नॉर्थ वेस्ट में टेम्परेचर कम है, नहीं बोलते सर। टेम्परेचर कैसा क्वांटिटी, स्केलर, वेरी गुड। स्ट्रेस, ओहो सर जी स्ट्रेस तो आप लोगों को होता ही होगा पेपर से पहले ना, दुनिया में है तनाव, मानसिक तनाव। बट सर यहाँ पे स्ट्रेस अलग चीज़ है। स्ट्रेस ना प्रेशर को बोलते हैं, आप ऐसे समझ लें आम भाषा में। फिजिक्स का अगर कोई स्टूडेंट होगा तो प्रेशर और स्ट्रेस में उसे फ़र्क मालूम होगा, लेकिन हम मैथमेटिक्स के हैं तो सर अपने को क्या ही मतलब है। आप ऐसे समझे, स्ट्रेस इक्वल्स टू प्रेशर, और सर प्रेशर जो है वो कैसा है आपका, स्केलर है। ठीक, प्रेशर सिर्फ लगता है कि जी 20 पास्कल का प्रेशर, जैसे आपने देखा होगा मोटरसाइकिल है उसके टायर में कितना होता है प्रेशर, 35 PSI, आगे के टायर में 25 PSI, बस में कितना होता है 125 PSI। तो प्रेशर है, वैल्यू है उसका जी, कितना प्रेशर है जी, आप बोलते जी 25 PSI का प्रेशर है। ठीक है, फिर फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी कैसा क्वांटिटी अपना, फ्रिक्वेंसी इज ऑल्सो स्केलर। फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितनी वेव की साइकिल कंप्लीट हो रही है ना। ऐसे एक ये साइकिल होती है वेव की, हम बोलते हैं एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई, तो उसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी है, उसमें सिर्फ ये बताना कितनी साइकिल कंप्लीट हुई, सिर्फ वैल्यू है तो स्केलर है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी जो है आप पढ़ते भी हो गए ये कि जो हम इंसान लोग हैं हमारी क्या होती है सुनने की फ्रिक्वेंसी, कमेंट में बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। साइंस और टेक्नोलॉजी में आपने ये पढ़ाई होगा, बेसिक सा सवाल है बहुत सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड। तो देखो सर आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा वेक्टर और स्केलर में क्या फ़र्क है। ये बेसिक जो अपना लेक्चर है ये एक तरीके से आप इंट्रोडक्शन ही समझे। यहाँ पे मैं आपके जो है हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ स्केलर और वेक्टर को लेके। इन डेप्थ में तो सर आने वाले सेशंस में हम जाएंगे, बट ये भी ज़रूरी है क्योंकि भाई सीढ़ी एक एक करके चढ़नी चाहिए, जंप मारने की कोशिश करेंगे तो दांत भी टूट सकते हैं। ठीक है सर जी। सर देखो अब बात करेंगे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा की। तो ऐसा बोलते हैं कि मोटे मोटे तौर पर दो तरह के ऑपरेशन जो है वो वेक्टर पे लगाए जा सकते हैं। पहला जो है सर वो एडिशन है। पहला क्या है अपने पास, एडिशन है कि आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि आप उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर यानी बोले तो सर कोई वैल्यू लाइक 2, 5, 10 है ना, ऐसे कोई भी वैल्यू जो है उससे आप वेक्टर को क्या कर सकते हैं सर, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। आगे चल के हम देखेंगे सर वेक्टर के अंदर जो है दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सर वहाँ पे दो तरह की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एक को डॉट बोला जाता है, एक को क्रॉस बोला जाता है। सर दोनों देखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन तौर पर जो है हम ऐसा बोलते हैं कि मोटे मोटे अगर हम बात करें तो दो ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है।
इस लेक्चर में हम इन्हीं ऑपरेशंस की बात करेंगे, इनके क्वेश्चंस करेंगे और भी बहुत सारी सर बातें हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बने रहो मेरे साथ सर जी, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। सबसे पहले देखो हम एडिशन की बात करते हैं, ये ऑपरेशन देखते हैं। तो अपने पास सर ना, आप बात समझना, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को मालूम होनी ज़रूरी है। लाइक वेक्टर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट। ए कोई वेक्टर है तो उसको हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही लिखा जाएगा, और साथ में वेक्टर के ऊपर ये तीर बनाया जाता है। इट शोज दैट ए इज़ अ वेक्टर। अगर कैपिटल ए है, ऊपर ये तीर भाई साहब लगे हुए हैं, इससे सर हमें समझ आता है कि ए ये कोई वेक्टर है। यानी इसके अंदर दो बातें होंगी, इसका मैग्नीट्यूड होगा, कुछ वैल्यू होगी और कोई डायरेक्शन होगी। तो पहला रूल क्या है, ये है वेक्टर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट, ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है सर जी, आपने हमेशा क्या करना है, इनको कैपिटल लेटर से डिनोट करवाना है। कैपिटल लेटर से साथ ही साथ में क्या करना है, ऊपर ये तीर बना देना है। ये तीर शो करता रहता है कि ए अपना कोई वेक्टर है। ठीक है, अब मान लेते हैं सर दो वेक्टर है अपने पास। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइक ऐसे। ये कोई ए वेक्टर है भैया, वेक्टर है, ऑब्वियस ही बात है, तीर बनाएंगे हम लोग जो है ना, इसका ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक बी वेक्टर है, और सवाल है जिन दोनों को आपने ऐड करना है। तो इनको सर ऐड करेंगे तो हम लिखते हैं कि जो अपना सी वेक्टर है वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखो सर, उसको हम ऐसे कैसे निकालेंगे, मतलब ग्राफिकली जो है ना। तो ग्राफिकली आपने क्या करना है, निकालने के लिए इसको ऐसे बनाते हैं सर जी, जो है ना बी वेक्टर को। ऐसा क्यों बनाया सर जी, अभी समझाता हूँ, एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है इस वजह से। तो आप समझे ए वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन ऊपर को है, कुछ उसकी वैल्यू रही होगी। बी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड को है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड। जो भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं सर, मतलब मैं जो बात करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस व्हाइट बोर्ड। ओके, तो बी का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट को है, ए का डायरेक्शन ऊपर को है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है या सम है, सम को सर हम क्या बोलते हैं, इसको रिजल्टेंट। जो सी है वो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, एक रिजल्टेंट। ये ना टर्म्स है कुछ वेक्टर से रिलेटेड। रिजल्टेंट मतलब हर आप समझे, हर इंडस्ट्री के सर अपने कुछ कीवर्ड होते हैं ना। ऐसे ही वेक्टर जो सब्जेक्ट है सर, उसका ये कीवर्ड है कि रिजल्टेंट बोला जाता है। तो रिजल्टेंट की सर क्या पहचान होगी, सी जो है आपने देखो कैसे पहचानना है। रिजल्टेंट बनेगा सर ऐसे, मतलब ये बी वेक्टर था, ये रिजल्टेंट है आपका। सर ऐसा ही क्यों है, ये वेक्टर ये रिजल्टेंट है, आप पहचानोगे कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। बड़ा ही आसान तरीका है इसका, इससे आसान तरीका हो सकता है सर आपने सीखा ही ना हो। तरीका क्या कहता है, देखो वेक्टर में जब रिप्रेजेंट करवा रहे हैं तो दो बातें दिखाई देती है। एक दिखाई देता है अपने को हेड, जैसे ये तीर जिधर है इसको बोलते हैं हम हेड, और इसका ये लास्ट पॉइंट दैट इज टेल। एक ही बात कर रहा हूँ मैं, बी के लिए ये हेड है, ये टेल है। तो बी का ये हेड है और ये टेल है। आपने कैसे पहचानना है कि सी वेक्टर इनका रिजल्टेंट है, जब टेल से टेल मैच करे और हेड से हेड मैच करे। आप देखें सी वेक्टर का इसके हेड से हेड मैच कर रहा है, इसकी टेल से टेल मैच कर रही है। तो यानी जब सर से सर, पूंछ से पूंछ भिड़े तो समझ ले भैया वही अपना क्या है, रिजल्टेंट। समझ आया लॉजिक? मैं एक बनाऊं ज़रा डायग्राम, आप पहचानोगे क्या कौन सा जो अपना रिजल्टेंट है। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन है सर जी, बुक का ही क्वेश्चन है, मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो आप बताइएगा कि रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर है अपना। एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, मैं बना दूँ पहले पूरा। एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक इधर को आ रहा है, एक ऐसे जा रहा है। ये अपने पास एक वेक्टर है, मतलब वेक्टर्स बनाए हुए हैं बहुत सारे। लाइक ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक वेक्टर है
जो बाकी सब का रिजल्टेंट है। समझ रहे हो? तो कैसे पहचानोगे? आपने चेक करना है किसकी तो पूंछ से पूंछ भिड़ रही है और किसकी सर खोपड़ी से खोपड़ी लग रही है। सीधी बात है, समझ रहे हो ना? तो ये क्या, जो ऐसे वर्ड होते हैं इनमें सर समझना थोड़ा आसान हो जाता है अपने लिए ना। ये क्या हम डे टू डे यूज़ करते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा जो है वो इफेक्टिव हो जाता है कम्युनिकेशन। बाकी सर और कोई दिक्कत नहीं है, ऑफेंड मत होया करो ऐसे वर्ड से, ठीक? तो आप देखें सर, पहले डी को चेक करें। डी की पूंछ से पूंछ तो भिड़ रही है, लेकिन खोपड़ी से खोपड़ी नहीं लगाई थी इसकी। इसकी जो सर है वो ई की पूंछ के टच हो रहा है, तो डी अपना रिजल्टेंट नहीं है। ई में भी देखें सर, यहाँ पे तो कुछ ही नहीं हो रहा। इसके हेड से इसका टेल है और इसका हेड इसके टेल पे है, तो सर ये हो ही नहीं सकता ना। पूंछ से जो है वो सर लग रहा है, देखो दोनों ही साइड। ए के साथ भी सर यही सिचुएशन है, बी के साथ भी देखो यही सिचुएशन है। फंस गया बेचारा सी में पूंछ से पूंछ टकरा रही है और सर से सर टकरा रहा है, यानी सी जो वेक्टर है वो इन बाकी सबका क्या है सर, रिजल्टेंट। तो हम लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ गए सर जी? एक और क्वेश्चन करें क्या? क्या कहते हो, मज़ा आ रहा है गेम खेलने में? वेरी गुड। तो अपने पास क्या एक रेगुलर हेक्सागन है, लाइक ऐसे। रेगुलर हो ना हो क्या ही फ़र्क पड़ता है, अपन ने तो वेक्टर बनाने हैं। और सर अपने वेक्टर है कुछ ऐसे, ये वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है। तो आप क्या कहते हो सर, कौन सा ऐसा वेक्टर है जो बाकी सबका रिजल्टेंट है? क्या ऐसा कोई वेक्टर दिखाई देता है? आप कहेंगे कर लो बात, ए वेक्टर है सर जी ऐसा। ए में देखो हेड से हेड और टेल से टेल है ना, जब सर से सर मिले और पूंछ से पूंछ टकरा जाए तो रिजल्टेंट मिल जाता है अपने को। बाकी किसी के साथ सर ऐसा नहीं है। तो ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? इन सारे वेक्टर्स के सम के इक्वल। समझ आया सर कैसे आपने पहचानना है रिजल्टेंट कौन है आपका? अच्छा, वेक्टर ऐड कैसे होते हैं वो अभी हम देखेंगे, टेंशन मत लो आप उसकी। समझ रहे हो ना बात को? अभी आप समझो कि रिजल्टेंट पहचानते कैसे हो आप। तो कैसे पहचानना है? सर से सर, पूंछ से पूंछ। अच्छा, अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फंडा क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फंडा ये है, लाइक आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेट से m टाइम्स a। तो a कोई वेक्टर था जिसको मैंने छोटे m से मल्टीप्लाई कर दिया है। और हो अभी आप सर जी कमेंट करके कहोगे फिर इसका जो निशान है एरो का वो कहाँ गायब हो गया? m क्या है? कोई स्केलर है, लाइक 2, 3, 5, 1000, 10 लाख, 1 लाख कोई वैल्यू है और उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें एक दो बातों का ध्यान रखना है। m आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर m जीरो है तो आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे m को a वेक्टर से, तो आंसर कितना आ जाएगा? m इंटू ए वेक्टर का 0। और ये 0 सर मामूली 0 नहीं है, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं सर जी? ज़ीरो वेक्टर। तो आप समझना, ऐसा वेक्टर जो 0 नहीं है उसको बोला जाता है प्रॉपर वेक्टर। क्या बोला जाता है सर जी? प्रॉपर वेक्टर। वो कहते हैं ना ऊपर से लेके नीचे तक सब प्रॉपर है, ये वही वाली बात है। तो अगर किसी वेक्टर जो है वो 0 नहीं है, कोई वेक्टर अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर जी? प्रॉपर वेक्टर। आपने हर वेक्टर को प्रॉपर वेक्टर मानना है जब तक क्वेश्चन आपको खुद सामने से ना बोले कि ये 0 वेक्टर है। गॉट इट? तो हम क्या करेंगे, अगर वो कहेगा कि जी भाई आप अज्यूम करो कोई वेक्टर है अपने पास ए बी सी ऐसे, तो आप ये मान के चलोगे सारे वेक्टर कैसे हैं? प्रॉपर। कब तक? जब तक वो खुद से ना बोले कि ये 0 वेक्टर है। तो उसका स्क्रीनशॉट लो इसी बात पे। वेरी गुड। और सर जी मेरे को कमेंट में बताना है आपने कि क्या आपको ये जो सारी रामायण है ये समझ आ रही है या नहीं आ रही है। सर जी देखो, हम लोगों ने वेक्टर एडिशन पढ़ना ही है, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना ही है ना, हमने बेसिकली वेक्टर डोमेन तो पढ़ना ही है। तो सर जी क्या है, ये कुछ लॉ है वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड जो जानना अपने को बहुत ज़रूरी है। देखो होता क्या है सर, ये जो लॉ होते हैं ये हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये फॉलो तो करता ही होगा यार, लेकिन आगे चल के जब हम मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ेंगे तो मैंने बहुत से जो जूनियर है मेरे, उनके सर मुँह से सुना है कि यार ये लॉ अगर पढ़ लिए होते तो काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाता, हमें पता ही नहीं था कि ये प्रॉपर्टी जो है ये चीज़ फॉलो नहीं करते। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे ही हमें
वेक्टर में देखना है कि वेक्टर जो है वो कौन कौन से लॉ को फॉलो करता है। तो बेसिक लॉ है, हम ये शायद से 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कहता है आप ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करो या बी वेक्टर में आप ए वेक्टर ऐड करो, एक ही बात है। इसको सर क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना। और ऑपरेशन कौन सा था अपना, एडिशन का था। तो हम कहते हैं वेक्टर एडिशन जो है सर वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। वेरी गुड। तो वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये कॉम्यूटेटिव है एडिशन जो है। ठीक है जी, समझ आता अपने को, वेरी गुड। आगे देखें सर क्या कहता है, आप पहले बी में सी ऐड करें फिर ए ऐड करो, या पहले आप ए में बी ऐड करो फिर सी ऐड करो, एक ही बात है। सर इसको क्या बोलते थे हम, एसोसिएटिव लॉ। वेरी गुड। तो हम बोलेंगे वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। समझ रहे ना सर बात, तो ये एसोसिएटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखें सर, आप ए वेक्टर में ज़ीरो ऐड कर रहे हैं। सर ये मामूली ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो वेक्टर है, ध्यान रखना आप ए वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर ऐड कर रहे हो या ज़ीरो वेक्टर में आप ए वेक्टर ऐड करो, आएगा तो ए ही। सर ये वैसे तो कॉमन सेंस ही आप कहोगे, तो इसको हम बोलते हैं लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो एलिमेंट, यानी वेक्टर एडिशन में ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो क्या लिखेंगे जी, एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो एलिमेंट। सर ये जानना ज़रूरी होती हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पेपर में क्या है बड़ा मसला क्रिएट कर देती हैं। अगला देखें सर, यहाँ पे क्या है, आप ए वेक्टर के अंदर नेगेटिव ऑफ ए ऐड कर रहे हो तब भी आपको ज़ीरो वेक्टर मिलता है। आप नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर को ए वेक्टर में ऐड कर रहे हो तब भी आपको ज़ीरो वेक्टर मिलता है। इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट। वेरी गुड। अगला देखें सर क्या था, ये जो शुरू के चार थे ये थे सर विद एडिशन। अब ये जो चार है ये है विद मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। समझ रहे हो सर, ये चार जो थे शुरू के ये कैसे थे सर, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये चार कैसे हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप देखें सर, आपका कोई स्केलर है m, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर a प्लस वेक्टर b से, तो आप इसको सिंपली ओपन भी कर सकते हो। इसको आप क्या बोलते हो सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेरी गुड। तो हम बोलेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। गॉट इट। अगला देखें सर क्या है, m प्लस n, ये दोनों ही स्केलर हैं और a वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे इनको, तो आप इसको भी ओपन कर सकते हो, ये भी सर यही चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटिव ही है। अगला देखें सर, पहले आपने एक स्केलर था उसको मल्टीप्लाई किया ए वेक्टर से, फिर जो नया वेक्टर आया उसको आपने एक दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई किया। यहाँ क्या कर रहे हो आप, पहले आप स्केलर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर जो नया स्केलर आएगा उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक ही बात है। अब ये क्या है सर जी, एसोसिएटिव है, तो हम बोलेंगे वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है सर, फॉलो करता है। वेरी गुड। यहाँ पे देखें सर, यहाँ पे आप 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो ए वेक्टर से और आप ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से, तो आंसर ए ही आता। वैसे तो सर ये कहने की क्या ही बात है, ए ही आएगा जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो। इसको हम बोलते हैं यूनिट मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर के अंदर यूनिट मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखना है सर। अभी ये आपको इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही होंगी, बट जब हम मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ेंगे जो एक टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है मैथमेटिक्स डोमेन के अंदर, तब सर आपको बातें समझ आ रही होंगी ये पढ़ना कितना ज़रूरी है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड। तो सर जी उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल बातें समझ आ ही गई होंगी। अभी देखो कुछ और बातें जुड़ी हुई हैं वेक्टर से रिलेटेड, उनको भी डिस्कस करते हैं। सर जी देखो बात करेंगे हम लोग किसकी, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो सर जी कंपोनेंट का मतलब क्या है समझिएगा। देखो जैसे अपने पास क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है, तो कार्टेशियन सिस्टम सर कैसा रहता है, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ तो क्या है ज़्यादा अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाओगे। हम लोग एक क्यूब टाइप, मतलब क्यूब मान लो या क्यूबॉइड मान लो, ऐसा कुछ डायग्राम सा बनाते हैं।
और फिर इससे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो जी, कार्टेशियन सिस्टम में क्या रहता है, 3 एक्सिस रहती हैं अपने पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये क्या रहता है सर, वाई, ये क्या रहता है अपना एक्स, और ये इधर ऐसे क्या रहता है जेड, ये जेड, ये एक्स और ये वाई। तो वेक्टर में क्या होता है सर, एक्स वाई और जेड की जगह पे क्या रहता है अपना आई एक्सिस, जे एक्सिस एंड के एक्सिस। वेरी गुड। एक्स एक्सिस की जगह रहता है अपना आई एक्सिस, वाई की जगह रहता है अपना जे एक्सिस और जेड की जगह रहता है अपना के एक्सिस। तो ये सर वेक्टर के अंदर है। नॉर्मल कार्टेशियन में एक्स वाई जेड चलता है और वेक्टर में क्या चलता है सर जी, आई जे एंड के। तो देखें जी, अपना कोई वेक्टर है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं फिर, लाइक ए वेक्टर है अपने पास, वेक्टर ए कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका ये जो ए वेक्टर था इसका आई एक्सिस के अंदर कंपोनेंट स्मॉल ए है, जे एक्सिस के अंदर कंपोनेंट स्मॉल बी है और के एक्सिस के अंदर कंपोनेंट स्मॉल सी है। एज सिंपल एज दैट। आप सर इसमें एक बात समझें, फिर ना देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, a इज इक्वल्स टू, इसी एग्जांपल से हम कई चीज़ समझेंगे, 2i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है सर जी, ये अपना कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, इसका आई एक्सिस के अंदर कंपोनेंट कितना है जी, 2 है। वेरी गुड। जे के अंदर 3 है और के अंदर 5 है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब देखो सर, हमने समझा था कि वेक्टर की 2 बातें हैं, एक क्या रहता है उसका मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और दूसरा देखा था सर जी हमने डायरेक्शन। तो अब इन दोनों की भी बात कर लेते हैं सर, टाइम आ ही गया है क्योंकि हम अब इतना समझ चुके हैं। आप देखें सर, किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, क्या कह रहा हूँ सर जी मैं, ध्यान से सुनना, जो मैग्नीट्यूड है इसको निकालते कैसे हैं, मैग्नीट्यूड को डिनोट करवाते हैं सर मॉड्यूलस से, मॉड्यूलस फंक्शन है, या तो आप ऐसे लिख दो या कई लोग इसको सिंपली ए भी लिख देते हैं, ऊपर तीर नहीं लगाएंगे, तीर लगा देंगे तो सर जी वेक्टर हो जाएगा। और हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू की। किसकी बात कर रहे हैं सर जी, बोलो, वैल्यू की। तो देखो मॉड्यूलस या लेंथ, इसको लेंथ बोल लो, मैग्नीट्यूड बोल लो, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है आई का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। वेरी गुड, इसका स्क्वायर। सर जे का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। वेरी गुड, इसका स्क्वायर। और के का कोफिशिएंट कितना है, 5, इसका स्क्वायर, और पूरे का अंडर दी रूट। तो कायदे से देखें तो सर ये जो वेक्टर है ए, इसका कितना आएगा मैग्नीट्यूड, ये हो गया 25, और 25 और 9 कितना होता है सर जी, 34, 34 और 4 कितना हो गया जी, रूट 38। ये आ गया अपना क्या, मैग्नीट्यूड। अब सर बात करेंगे हम डायरेक्शन की। तो देखो जो डायरेक्शन है ना अपनी, डायरेक्शन को हम लोग सर कुछ इस तरीके से डिनोट करवाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन, वेरी गुड, डायरेक्शन को सर हम लोग लिखते हैं ए कैप। कैप जिस पे लग गया इट मीन्स डायरेक्शन, या कई बुक इसको स्मॉल ए भी लिखती हैं, तो घबराना नहीं है आपने, बहुत सी बुक इसको वैसे ए कैप लिखती हैं और बहुत सी बुक इसको स्मॉल ए से भी लिखती हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड। तो अगर हम बात करें सर इसी वेक्टर की, तो इसकी देखो लेंथ मतलब डायरेक्शन क्या आएगी, ए वेक्टर कितना है अपने पास, 2i प्लस 3j प्लस 5k, और सर जी ए का मैग्नीट्यूड कितना है जी, क्या कह रहे हो, रूट 38 है। वेरी गुड। तो ये आ गया अपने पास क्या, ए का डायरेक्शन। तो देखो वेक्टर के अंदर 2 बातें थी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे और डायरेक्शन ऐसे। फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है सर जी, ये क्या है, बिल्कुल बेसिक है, हो सकता है देखो आप लोगों को पहले से ही पता हो, तो थोड़ा सा तो बोरियत चलता है ना सर जी, रिवाइज हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। तो डायरेक्शन आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब सर और छोटी मोटी बातें हैं थोड़ी सी, लाइक जैसे सर जी 2 वेक्टर अपने पास, एक है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है अपना बी वेक्टर। आप देखें ये दोनों वेक्टर आपके पैरेलल हैं, ए ऐसे है बी ऐसे है, तो दोनों क्या हो गए सर जी, ये पैरेलल हो गए। अगर आपके 2 वेक्टर पैरेलल हैं
तो मैं ऐसे बोल दूं क्या सर जी दोनों की डायरेक्शन सेम है? चेक करो, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए सर? सेम होनी चाहिए। वेरी गुड पॉइंट है ये, लिख लो, काम आता बहुत बारी कि इफ ए वेक्टर is parallel to the b vector then क्या होना चाहिए सर? a का डायरेक्शन इज इक्वल्स टू b का डायरेक्शन। यही तो बात। तो एक तो सर सिचुएशन ये बनी। अब मान लो सर अपने पास क्या है, दो वेक्टर हैं a और b, लेकिन इस बार क्या सर कहानी में ट्विस्ट है, b अब ऐसे की जगह ऐसे है। तो a और b कैसे हैं आपके? एंटी पैरेलल। a और b कैसे हैं सर जी आपके? एंटी पैरेलल। तो क्या अब इनकी डायरेक्शन सेम होगी? आप कहेंगे जी सेम नहीं होगी, डायरेक्शन क्या होगी इनकी? ऑपोजिट। तो a की जो डायरेक्शन है वो माइनस ऑफ b की डायरेक्शन आएगी। इस केस में a की जो डायरेक्शन है वो आएगी माइनस ऑफ b की डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि सर जी एंटी पैरेलल है। और आप देखें मैथमेटिक्स में हम लोग डायरेक्शन ज़्यादातर कैसे बताते हैं सर? या प्लस या माइनस। ऐसा एक मानना है लोगों का कि आप जहाँ खड़े हैं इससे आगे जाएंगे तो प्लस, पीछे जाएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस। पैरेलल हैं तो प्लस, एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट जा रहे हैं तो माइनस। ठीक, एक जनरल कन्वेंशन है ये जो लोग फॉलो करते हैं सारे के सारे। तो एंटी पैरेलल है तो ए का डायरेक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी का डायरेक्शन, या आप ऐसे भी कह सकते हो बी का डायरेक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए का डायरेक्शन। सर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही वैलिड है। तो आप क्या करो सर, इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। तो इतना अपने को समझ आता है। अब देखो और छोटी सी बात है सर, एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, उसको भी समझ लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर उसको समझते हैं। और इतना समझने के बाद इस पे सर कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जिससे थोड़ा सा ये और ज़्यादा अपने को क्लियर हो पाए। देन अपन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, फिर सर उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो हेडिंग लिखें सर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, वेरी गुड। तो देखो सर यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। लाइक हम बात करें इफ ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, इफ ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, A is a unit vector, then modulus of A must be is equals to 1। ये सर कंडीशन है यूनिट वेक्टर के होने की। अगर आप कह रहे हैं A एक यूनिट वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा? 1 आएगा। आप हमेशा सर ध्यान रख के चलें, आपका जो ये डायरेक्शन वाला वेक्टर होता है, ये A कैप B कैप, ये सारे कैसे होते हैं सर? यूनिट वेक्टर होते हैं। नहीं यकीन आता तो आप इसका एक बारी मॉड्यूलस निकालें, सर आपको समझ आएगा। तो जितने भी ये कैप वाले वेक्टर होते हैं, लाइक डायरेक्शन जो वेक्टर है वो क्या होते हैं? सारे के सारे यूनिट वेक्टर। और कंडीशन क्या है यूनिट वेक्टर के होने की? दैट मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो देखो ये सर छोटी छोटी बातें थी, अब इन पे थोड़े से क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो उस्ताद जी क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू are given by R1, R2, determine PQ and its magnitude। बड़ा ही मासूमियत भरा सवाल है। कहते हैं जी दो अपने पास पॉइंट है P और Q, तो P की पोजीशन तो ये है और Q की पोजीशन ये है। आपने से सर वो क्या पूछना चाह रहा है? कह रहा है तो आप PQ वेक्टर बता दें और उस PQ वेक्टर का क्या बताएं सर आप? मैग्नीट्यूड बताएं। तो ये जो PQ वेक्टर है ना सर, देखो इसको कैसे निकालते हैं सर? इसको निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लगाना है पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या आप देखें आपको वेक्टर क्यू मालूम है? सर जी ये R2 जो है वो क्यू की पोजीशन है, तो क्यू वेक्टर यही है आपका। तो क्यू वेक्टर कितना है जी आपका? 4i माइनस 3j, वेरी गुड, प्लस 2k माइनस पी वेक्टर कितना है सर आपका? 2i प्लस 3j माइनस k। सर आपने क्या करना है? आपने i में से i सब्ट्रैक्ट करना है, j में से j करना है, k में से k करना है।
ये कुछ वैसा ही है जैसे x में से x, y में से y और z में से z। वेरी गुड। तो 4 में से 2 गया सर, कितना बचेगा? 2i माइनस का 3 ते माइनस का 3, तो कितना आएगा सर जी? माइनस का 6। वेरी गुड। पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा सर? पॉजिटिव 3k। आप देखें सर, वो कहता है इसका मैग्नीट्यूड भी बताओ द मैं तो कोई बात नहीं सर जी, चैलेंज कर रहे हैं अपने को, निकाल ही देंगे मैग्नीट्यूड भी। आप देखो फॉर्मूला क्या था भैया, i का कोफिशिएंट कितना? 2 का स्क्वायर कितना होता है जी? 4 प्लस j का कोफिशिएंट कितना? -6, -6 का स्क्वायर कितना होता है सर जी? 36। और k का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर कितना होता है सर? 9। ओहो, ये तो √49 हो गया। तो यानी PQ का जो मैग्नीट्यूड है सर कितना आ गया? 7। वेरी गुड। क्या कहते हो सर जी, सब कुछ समझ आया? कमेंट लाइक करके बताना है आपने। चलो जी, बहुत बढ़िया। सेकंड देखिए सर, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सपोज A वेक्टर इज दिस, B वेक्टर इज दिस, C वेक्टर इज दिस, फाइंड। 4 सवाल उसने कर दिए अपने से। कहते हैं तो आप इसकी वैल्यू बता दें। अच्छा, कई बुक में क्या ये वेक्टर जो है ना, ऐसे तीर ना लगा के वेक्टर को वो बोल्ड साइन में लिख देता है, तब भी आप समझ जाए सर वेक्टर ही लिखा है। बट अब यहाँ पे तो बोल्ड लिख नहीं सकते ना, तो हम एरो से ही काम चलाएंगे। समझ रहे हो सर? कहीं पे बोल्ड भी लिखा हो सकता है, तो घबराने का नहीं है। तो देखो जी, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो आप लोग। वेरी गुड। अब जो है अपन ऊपर के सेक्शन में इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इन भाई साहब का तो जो है वो काम सुलट ही गया है। ठीक है, जब काम सुलट गया है तो इनको यहाँ से हटाया जाए। तो सर देखो, आप लोगों को कोई दिक्कत रहती है तो नंबर आपको मालूम ही है, बेझिझक आपने जो है डाउट वगैरह के लिए मैसेज कर देना है, कोई मसला नहीं है। पहला सवाल कहता है कि आप इसकी वैल्यू निकालें। तो इसकी वैल्यू कैसे होगी सर? ए वेक्टर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ए के हर एक कंपोनेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2a वेक्टर कितना आ जाएगा? देखो ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब ए वेक्टर को, ये कितना हो जाएगा सर? 6i। ये कितना हो जाएगा? -2j। ये कितना होगा सर? -8k। वेरी गुड। फिर कहता है इसमें से आप बी वेक्टर को माइनस करें। तो माइनस बी वेक्टर क्या है अपने पास? -2i प्लस 4j -3k। फिर कहता है इसमें आप 3 टाइम्स सी वेक्टर को ऐड करें। तो सर 3 से मल्टीप्लाई करें सी के हर एक कंपोनेंट को, ये हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा 6j, और ये कितना हो जाएगा सर? -3k। तो क्या हम इसको सॉल्व करना सर नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। देखो क्या आएगा? 6 प्लस में 2 8 प्लस में 3 11i कैप, मतलब i। वेरी गुड। -2 -4 -6 प्लस 6, हैप्पी बर्थडे, दैट इज 0j, -8 और प्लस 3 -5, -5 ते -3 कितना हो गया सर जी? -8 हो गया वापस से, है ना। हैप्पी बर्थडे हो गया। देखो फिर से, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्या कहते हो सर, सबको समझ आया? वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? आप पहले a प्लस बी प्लस सी करें और उसका फिर मैग्नीट्यूड बताएं। तो करते हैं सर जी, क्या करेंगे? देखो a प्लस बी प्लस सी जब करेंगे तो i का कोफिशिएंट i में ऐड करना है, j का कोफिशिएंट j में ऐड करना है, k का कोफिशिएंट k में ऐड करना है। तो 3 में क्या ऐड करोगे आप? -2, तो 1 बचेगा, 1 में 1 ऐड होगा तो 2i आ ही जाएगा। अच्छा, इसका जो सम आएगा उसको मैं डी वेक्टर नाम दे दूँ कि बेसिकली मुझे डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले मैं डी वेक्टर लिख लूँ यहाँ पे, कि थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। तो 3 - 2 1 और 1 2i। इससे क्या है सर, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। -1 कितना हो गया सर? प्लस का 3 और प्लस का 2 कितना हो गया सर जी? प्लस का 5। वेरी गुड। आप देखें -4 -3 -7 और एक -8। तो ये आ गया सर जी अपना डी वेक्टर। डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो क्या कह रहे हो सर जी? अंडर रूट करके निकालेंगे। वेरी गुड। आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर कितना रहता है जी? 4, जे का कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर 25, के का कोफिशिएंट -8 का स्क्वायर 64। आप देखें सर ये कितना आएगा? ये आ गया सर 4 प्लस में 5 और 4 9
और 6 और 2 8, तो ये आ गया जी √93। समझ आ गया सर जी आप लोगों को क्या कहते हो? वेरी गुड। अब सर अगला देखें, थर्ड पार्ट क्या कहता है? कहता है दम है तो सर इसका मैग्नीट्यूड बताएं। तो देखो इसको हम क्या वेक्टर लेट कर लें, ई वेक्टर लेट कर लें इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट से वेक्टर ई। तो पहले वेक्टर ई निकालते हैं, फिर उसका क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये बात। तो ई वेक्टर कैसे आएगा? आपने पहले ए को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9i, ये हो जाएगा -3j, और ये कितना हो जाएगा सर जी? -12k। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर -2 टाइम्स b, तो b को करेंगे कितना हो जाएगा? -4i प्लस का 8j, और 2 से करेंगे तो -6k। उसके बाद सर देखो c को करोगे 4 से और ऐड करना है, वेरी गुड। कितना आएगा? 4i, कितना आएगा जी अपना? 8j -4k, वेरी गुड। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मेरी हेल्प करिएगा। 9 और ये कितना हो जाएगा सर? प्लस 13 और ये कितना हो गया? 17i -3 -8 इज माइनस, सर जी देखिए -8 + 8, हैप्पी बर्थडे, -3j बचेगा। -12k प्लस का 6k, दैट इज -6k एंड -4k -10k। ओहो 10k तो सब्सक्राइबर होंगे सर कभी अपना वेक्टर में आ रहा है देखते। तो सर जी देखो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ देखें सर जी, i का कोफिशिएंट कितना है जी? 17 है। इसका स्क्वायर बोले तो 289, वेरी गुड। j का कोफिशिएंट -3, स्क्वायर कितना हो गया सर जी? +9। k का कोफिशिएंट -10 का स्क्वायर तो कितना आएगा सर जी? ये आप देखें 289 और 9 कितना हो गया? 298 हो गया। 298 और 100 398, तो ये आ गया सर जी इसका मैग्नीट्यूड। आप देखो लास्ट पार्ट में क्या कहता है? कहता है आप एक ऐसा वेक्टर बताएं, यूनिट वेक्टर, जो पैरेलल हो इसके 3a 2b 4c। तो हमसे वो क्या पूछना चाह रहा है? एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो इस e के पैरेलल हो। तो सर जी e के पैरेलल निकालने के लिए देखो हमने ये समझा, अगर दो वेक्टर है अपने पास, लेट से e वेक्टर और एक है g वेक्टर, अगर ये पैरेलल हैं तो पहली बात तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए सर? सेम होनी चाहिए, वेरी गुड। तो पहले तो मुझे डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी ई की। तो ई की डायरेक्शन बोले तो ई वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ई वेक्टर का है सर जी? ये रहा 17i -3j -10k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज 398। चलो जी बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है कि यूनिट वेक्टर होना चाहिए, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ g शुड बी 1। तो मैं से बोल सकता हूँ क्या सर? g वेक्टर का जो डायरेक्शन रहता है, आप समझे, g का जो डायरेक्शन रहता है वो रहता है g वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ g। क्वेश्चन ये कहता है दैट g शुड बी अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ g को क्या पुट करेंगे हम लोग? 1 पुट करेंगे। सो कैन वी से दैट g वेक्टर इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ g, एंड डायरेक्शन ऑफ g किसके इक्वल? डायरेक्शन ऑफ e। हेंस वी कैन से दैट अ यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू e इज, ये रहा सर जी, है ना? समझ गए? ज़्यादा अंग्रेजी निकल गई फ्लो में, कोई बात नहीं। तो जो अपना यूनिट वेक्टर है जो कि पैरेलल है ई के, सर जी वो ये है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ई डायरेक्शन ऑफ जी सेम होगा और जी अपना यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ 1 पुट करा तो जी वेक्टर किसके इक्वल आ गया? जी की डायरेक्शन, एंड जी का डायरेक्शन ई का डायरेक्शन। गॉट इट? इसका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो देखो सर आज जो है इतना ही डिस्कस करेंगे, क्या वीडियो वरना थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मेरी तरफ से इतना था सर आज के लिए। आज आपने नया सीखा, वीडियो देखा, कुछ रिवाइज किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर जी गलत बात, ऐसे गेम नहीं खेलते हैं ना, चीटिंग है ये। तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर देना, समझ आया तो अपने सहपाठियों अपने मित्र गणों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ सर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।